नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है ये है मार्च 2024 का करंट अफेयर्स। मतलब मार्च में अभी जितने दिन गुजरे हैं उसके जो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारे के सारे आपको इस एक वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। टोटल मैंने 51 क्वेश्चन लिया है इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। हाल फिलहाल में अगर आपका कोई भी एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप पिछले 7 मंथ का करंट अफेयर्स रिवाइज करना चाहते हैं तो उसका एक वीडियो मेरे चैनल पर डला हुआ है जो कि काफ़ी पसंद किया जा रहा है लोगों के द्वारा। तो अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन देखते हैं, चंपाई सोरेन, विष्णुदेव साई, भजन लाल शर्मा या तो फिर नायाब सिंह सैनी। तो ये चारों आपके ऑप्शन है पहले प्रश्न के लिए। टोटल जो क्वेश्चन है मैंने बताया 51 क्वेश्चन मैंने लिया इस वीडियो में। तो आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट कीजिए और जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप लोग वीडियो को पॉज करके उसका आंसर जरूर कमेंट किया कीजिए। इससे क्या होगा, आपको अपने आप को समझने में बेहतर मदद मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं नायाब सिंह सैनी जी। अभी 3-4 दिन पहले ही बने हैं, ये उनकी तस्वीर है, आप लोग देख सकते हैं। तो पहला का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, हाल ही में रिलीज हुई सिप्री रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है? पहले भी था, अभी फिर से वही बना है। चाइना, इंडिया, सऊदी अरबिया या तो फिर पाकिस्तान। तो वो देश है हमारा इंडिया। दूसरा का ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। सबसे पहले सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, स्टॉकहोम कहाँ की राजधानी है? आप लोग जरूर कमेंट कीजिए वीडियो में, मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए स्टॉकहोम कहाँ की राजधानी है। तो इंडिया जो है अभी भी बना हुआ है वर्ल्ड टॉप आर्म्स इंपोर्टर, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश इंडिया बना हुआ है। मतलब ग्लोबल जो आर्म्स सेल होता है उसका 9.8% अकेले इंडिया खरीदता है। और रसिया जो है वो बना हुआ है इंडिया का मेन वेपन सप्लायर। मतलब इंडिया सबसे ज़्यादा वेपन अगर कहीं से खरीदता है तो वो रसिया से। मतलब टोटल 36%, मतलब इंडिया जितना आर्म्स इंपोर्ट करता है उसका 36% अकेले रसिया से लेता है। दूसरे नंबर पे फ्रांस है 33%, तीसरे नंबर पे यूएसए है 13%, है ना। तो दूसरे और तीसरे नंबर पे फ्रांस और रसिया है जहाँ से इंडिया वेपन खरीदता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम। ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है, उड़ीसा, बिहार, झारखंड या तो फिर उत्तर प्रदेश। तो आप लोग वीडियो को जरूर पॉज करके कमेंट जरूर किया कीजिए। आपको जो भी आंसर सही लगता है आप लोग कमेंट कीजिए, बट कमेंट जरूर कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड में किया गया विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई झारखंड में। अब इंडिया में इस तरीके का पहला स्कीम है। तो इस स्कीम में होगा क्या, जो विडो हो चुकी है, मतलब जो विधवा हो चुकी हैं लेडीज, उनको इनकरेज किया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा कि आप लोग दोबारा से एक मतलब किसी व्यक्ति के साथ शादी का सोचें, एक नई जर्नी की शुरुआत करें। और इसके लिए उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा 2 लाख रुपए का, अगर वो दोबारा शादी का ऑप्शन चुनती है तो। बट इसमें कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शन है, सबको तो नहीं दिया जाएगा। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको नहीं दिया जाएगा, जो पेंशनर हैं उनको नहीं दिया जाएगा, और जो इनकम टैक्स पेई हैं उनको नहीं दिया जाएगा ये स्कीम में फायदा। झारखंड के जो भी चीफ मिनिस्टर हैं ये हैं चंपाई सोरेन, और ये अभी अभी बने चीफ मिनिस्टर। हेमंत सोरेन जी का इस्तीफा हो गया था, ईडी अरेस्ट कर ली थी उनको, इसलिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मीथेन सैट सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? कौन सी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है मीथेन सैट सैटेलाइट? ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है, इसरो जो हमारे भारत का स्पेस एजेंसी है, नासा जो कि यूएसए का है, स्पेस एक्स जो ये भी यूएसए बेस्ड ही है बट ये सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट है जो कि एलन मस्क चलाते हैं, और एक जैक्सा जो कि जापान का स्पेस एजेंसी है। तो आपको बताना है मीथेन सैट किस जो सैटेलाइट है उसको किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा जो कि एलन मस्क का स्पेस एजेंसी है। तो इसके बारे में और जान लेते हैं कि ये मीथेन सैट करेगा क्या आखिर। तो ये क्या करेगा, ये नेम एंड शेम करेगा मीथेन एमिटर्स को। मतलब इसका काम कुछ और है, बट ये क्या करेगा, ये बताएगा कि कौन सी कंट्री कितना मीथेन एमिट कर रही है अपने फैक्ट्री से या हर जगहों से मिलाकर, कौन सी कंट्री कितना मीथेन को
मतलब एमिट कर रही है। तो ऑब्वियसली मीथेन एमिट करना कोई अच्छी बात तो है नहीं, तो उनका नाम भी बताएगा और उनको लज्जा भी महसूस कराएगा। तो इसमें होगा क्या कि एक्चुअली ये क्या करेगा, हाउ मच मीथेन इज कमिंग फ्रॉम वेयर, मतलब किस देश से कितना मीथेन आ रहा है, ये मीथेन सैटेलाइट स्पेस में यही देखता रहेगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल, उस मीथेन के एमिशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, और समय के साथ क्या ये मीथेन जो एमिट हो रहा है ये कम हो रहा है या और बढ़ ही रहा है, सब कुछ ये मीथेन सैटेलाइट बताएगा। और मीथेन आखिर एमिट करना बुरी बात है क्यों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में ये दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है मीथेन। पहले नंबर पे कौन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीथेन सैटेलाइट यही करेगा कि बताएगा कौन सी कंट्री कितना मीथेन एमिट कर रही है। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है। ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है, बाबी, ओपनहाइमर, द होल्डओवर्स या तो फिर एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। तो बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है ओपनहाइमर को। तो ये एक्चुअली अमेरिका में जो एटम बम का इन्वेंशन हुआ था उसके बारे में ये कहानी है। इसी को मिला है, ओपनहाइमर को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में। इसके बारे में और जानते हैं, ऑस्कर अवार्ड्स को ही कहते हैं एकेडमी अवार्ड्स, एक ही है दोनों। तो इस बार जो हुआ वो हुआ 96वां एकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर अवार्ड्स इस बार हुआ। तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला ओपनहाइमर को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला क्रिस्टोफर नोलन को, किस मूवी के लिए, ओपनहाइमर मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है किलियन मर्फी को, किस लिए मिला है, किस मूवी में एक्टिंग करने के लिए, ओपनहाइमर में। तो ओपनहाइमर का पूरा बोलबाला रहा इस बार। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एम्मा स्टोन को पुअर थिंग्स मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में भी रॉबर्ट डॉनी जूनियर को मिला है, जो कि ओपनहाइमर मूवी में ही एक्टिंग करने के लिए इनको मिला है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो वो है डाविन जॉय रैंडोल्फ, जो कि द होल्डओवर्स मूवी के लिए उनको मिला है। तो ये सारी जानकारियां आप लोग ध्यान रखिएगा। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है, इसके अंतर्गत किन धर्मों के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, हिंदू, सिख, बौद्ध या तो फिर इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी लोगों को दी जाएगी नागरिकता सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू। इसके अलावा पारसी को भी दिया जाएगा, जैन को भी दिया जाएगा और क्रिश्चियन लोगों को भी नागरिकता दिया जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंतर्गत। अब ये क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 था, उसमें ये संशोधन किया गया है। अब इसके थ्रू होगा क्या, इंडियन सिटीजनशिप दिया जाएगा, मतलब भारत की नागरिकता दी जाएगी। किनको दिया जाएगा, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, मतलब कि जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं, जिनमें ये 6 धर्मों के लोग हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। और ये कहाँ से आए हुए होंगे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इन पॉइंट्स को बड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगर सिर्फ यही 3 देशों से आए हुए लोग होंगे और सिर्फ यही 6 धर्मों के लोग होंगे तभी उनको नागरिकता दी जाएगी, और वो 31 दिसंबर 2014 के पहले वो इंडिया आ चुके होंगे, तभी उनको नागरिकता दी जाएगी। अब इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि कई जगह विवाद हो रहा है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, CAA जो है ये नागरिकता देने का कानून है, इसमें किसी की भी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। अब इसमें मुस्लिम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम्स इंक्लूड नहीं है, मतलब कि अगर इन 3 देशों से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से अगर कोई मुस्लिम आए हुए होंगे 31 दिसंबर 2014 के पहले, तो उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि ये तीनों ही देश मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो मुस्लिम कंट्री में किसी के ऊपर मुस्लिम होने के कारण भेदभाव हुआ हो, ऐसा संभावना बहुत ही कम है, इसलिए उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मींस नेटो का 32वां सदस्य बना है। ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड या तो फिर स्वीडन। तो मतलब इसके पहले जो है ऑलरेडी इसके 31 मेंबर थे, हाल ही में कोई 32वां सदस्य बना है। तो आपको बताना है कि नेटो का 32वां सदस्य हाल ही में कौन बना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्वीडन बना है नेटो का 32वां सदस्य। इसके बारे में और जान लेते हैं। नेटो को नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। इसमें 30 यूरोपियन मेंबर हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन हैं, टोटल हो गए 32। तो ये जो 2 नॉर्थ अमेरिकन हैं, एक है USA और एक है कनाडा, ये दोनों है नॉर्थ अमेरिकन मेंबर। नेटो का जो सेक्रेटरी जनरल है नेटो के, वो हैं जेंस
स्टोल्टेनबर्ग। नेटो का हेडक्वार्टर है बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में। अब नेटो है क्या? नेटो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है। इसमें जो सारे इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट्स हैं, मतलब जो सारे अलग अलग देश हैं, उनके बीच में आपस में डील है कि कोई भी थर्ड पार्टी अगर हमारे ऊपर अटैक करता है किसी भी एक के ऊपर, तो मान लीजिए कि उस थर्ड पार्टी ने हम सभी के ऊपर अटैक किया। मान लीजिए कि नेटो के 32 मेंबर हैं, तो अभी स्वीडन नया मेंबर जुड़ा है। अगर स्वीडन के ऊपर मान लीजिए कि रसिया अटैक करता है, मतलब रसिया ने सभी 32 देशों पर अटैक कर दिया, सभी 32 देश लोग मिलकर रसिया से लड़ाई लड़ेंगे। आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। हाल ही में निम्न में से किसे राज्यसभा मतलब उच्च सदन के लिए मनोनीत किया गया है? राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो किनको किया गया है? हरभजन सिंह, सचिन तेंदुलकर, सुधा मूर्ति या तो फिर गौतम अडानी जी। तो ये है सुधा मूर्ति जी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। यहाँ पे तस्वीर देखकर आप पहचान गए होंगे। तो इसमें होता क्या है कि इंटरनेशनल वीमेंस डे के दिन ये अनाउंसमेंट होता है और ये नॉमिनेट करते हैं हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। राज्यसभा के लिए सुधा मूर्ति जी को नॉमिनेट करते हैं। अब संविधान में क्या लिखा है? तो संविधान के आर्टिकल 80 क्लॉज 1 क्लॉज ए को आर्टिकल 80 के क्लॉज 3 के साथ अगर आप मिलाकर पढ़ेंगे संविधान के, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी प्रेसिडेंट होंगे वो राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। किन 12 लोगों को? कि भाई उनके पास कोई स्पेशल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो इस फील्ड में। किस फील्ड में? लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में या तो फिर सोशल सर्विस में। तो इनको देखिए क्या है, ऑथर है और फिलेंथ्रोपिस्ट है, तो ऑब्वियसली इनको सोशल सर्विस के थ्रू इनको रिकमेंड किया गया है, मतलब नॉमिनेट किया गया है 12 लोगों में। तो आइए अब आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 में सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो इसमें अलग अलग कैटेगरी में ढेर सारे अवार्ड दिए गए हैं। तो सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन देखते हैं। कामिया जानी जो कि कर्ली टेल्स चलाती हैं, गौरव चौधरी टेक्निकल गुरुजी, मैथिली ठाकुर और अमन गुप्ता। तो किनको मिला है? तो ये मिला है अमन गुप्ता जी को मिला है सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये इस तरीके का पहला ऐसा नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड आयोजित किया गया था और ये 8 मार्च को आयोजित किया गया था। तो टेक कैटेगरी में मिला है गौरव चौधरी, मैंने बताया टेक्निकल गुरुजी जिनका चैनल है। एजुकेशन कैटेगरी में मिला है नमन देशमुख जी को। डिसरप्टर ऑफ द ईयर रणवीर अलाहाबादिया, है ना। फेवरेट ट्रेवल क्रिएटर कामिया जानी कर्ली टेल्स जो चलाती हैं। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर मैथिली ठाकुर। मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर मेल में मिला आरजे रौनक को और फीमेल में मिला श्रद्धा जैन को। सोशल चेंज में अवार्ड मिला जया किशोर जी को और बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर अंकित बयानपुरिया और ग्रीन चैंपियन कैटेगरी में मिला है पंकति पांडे को। तो ये सारे आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि ये फर्स्ट ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ जो कि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड आयोजित किया गया था। 10वां देखते हैं। हाल ही में जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में इसमें भारत का जो रैंक है वो है 42। तो इसमें और जान लेते हैं कुछ चीजें आप याद रखिएगा। जब भी किसी चीज में इंडिया का रैंकिंग क्या है ये ध्यान रखिएगा, जारी कौन करता है ये ध्यान रखिएगा और टॉप पे कौन है, ये 3 चीज एटलीस्ट आप ध्यान रखिएगा। तो इंडिया का रैंक क्या हम लोग देख चुके हैं 42। जारी करता है इसको द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को जारी करता है द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसमें टॉप पे कौन है? यूएस इस पे टॉप पे है, दूसरे नंबर पे यूके और तीसरे नंबर पे फ्रांस है। आइए देखते हैं आगे, बट उसके पहले आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही मेहनत लगता है आप लोगों के पास इतना अच्छा कंटेंट लेकर आने में, तो आपके सब्सक्राइब करने से कुछ होगा नहीं, बस हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आइए देखते हैं 11वां। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मतलब शून्य भेदभाव दिवस, ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। तो इसका थीम क्या था इस बार का? ये था 2024 जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का थीम था टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। आइए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु या तो फिर गोवा। तो इसरो का जो नया लॉन्च कॉम्प्लेक्स है वो स्थापित किया जा रहा है
तमिलनाडु में। तो 12वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो अब है क्या कि इसरो का जो पहला लॉन्च पोर्ट है जो अभी तक लॉन्च होता है जहां से, वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्री हरिकोटा में है। अक्सर आप जब भी देखते होंगे इसरो का कोई सैटेलाइट लॉन्च हुआ तो वो यहीं से होता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। तो अब इसमें क्या है, ओवरबर्डन्ड हो गया, मतलब लॉन्च करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं बट क्या है कि उतना स्पेस ही नहीं है। तो सरकार को फिर क्या करना पड़ा, एक दूसरा बनवाना पड़ा। तो कहाँ बन रहा है, तमिलनाडु में कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट, जो कि इंडिया का दूसरा स्पेस पोर्ट होगा। और इसमें देखिए किस डिस्ट्रिक्ट में अगर पूछ लिया जाए तो यह टुथुकोडी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का जो है। इसरो के चेयरमैन कौन है, श्रीधर सोमनाथ, एस सोमनाथ इनको शॉर्ट में कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पहला स्थान किसको मिला है। तो पहला स्थान मिला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, दूसरा मिला है लवली प्रोफेशनल एलपीयू को, तीसरा मिला है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को और चौथा मिला है पंजाब यूनिवर्सिटी को। मतलब चौथे नंबर पे ये लोग रहे, पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे अंक तालिका में। अब थोड़ा सा और इसमें जान लेते हैं कि ये आयोजित हुआ था सभी 7 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसमें ये आयोजित हुआ था। कौन सा, 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अब इसमें क्या है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पे रही, पहले बात कर चुके हैं। तो कितने मेडल मिले, इसको मिले 71 मेडल, 71, जिसमें 32 गोल्ड है, 18 सिल्वर है और 21 कांस्य मतलब ब्रोंज मेडल है। दूसरे नंबर पे थी एलपीयू जिसके पास 20 गोल्ड थे, इससे 12 कम, 14 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज, टोटल 42 मेडल। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 14वां देखते हैं, तेंदुआ रिपोर्ट 2024 मतलब लियोपार्ड रिपोर्ट 2024, इसके अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो तेंदुओं की संख्या है वो है 13,874 तेंदुओं की इतनी संख्या है। अब इसमें देखा जाए तो इसमें हालांकि मतलब बढ़ोतरी हुई है, लगभग 1022 तेंदुओं की बढ़ोतरी हुई है। 8% में देखें तो 8% पिछले 4 सालों में। तो पहले क्या था, 12,852 था, अब 13,874 हो गया। पिछला रिपोर्ट 2018 का था, अभी 2022 का है। तो पहले नंबर पे है, अगर पूरा वो तो मतलब इंडिया में हम लोग देख लिए कितने हैं। स्टेट्स में देखें तो सबसे ज़्यादा है, पहले नंबर पे मध्य प्रदेश 3907, दूसरे पे महाराष्ट्र 1985, तीसरे पे है कर्नाटक 1879। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश का प्रजनन दर सबसे कम है, मतलब फर्टिलिटी रेट सबसे कम किस देश का है। ऑप्शन में देखते हैं, जापान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया या तो फिर फिनलैंड। तो ये है साउथ कोरिया। 15वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो साउथ कोरिया क्या कर रहा है, हर साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट के मामले में, मतलब प्रजनन दर सबसे कम के मामले में। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बेबीज एक्सपेक्टेड पर विमेन इन अ लाइफ टाइम, मतलब एक जीवन काल में प्रति मतलब औरत कितने बच्चा पैदा करती है, उसमें सिर्फ आ गया 0.72। लास्ट ईयर था 0.78, इस बार और घट के हो गया 0.72। मतलब एक कपल मिलकर, पति पत्नी मिलकर एक बच्चा भी औसतन नहीं पैदा कर रहे हैं वहां पे। तो ऐसे अगर देखा जाए तो जो 2.1 होता है वो होता है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। मतलब अगर आपकी आबादी 1 लाख है मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, और अगर आपको अपने देश की आबादी 1 लाख मेंटेन रखना है तो प्रत्येक कपल को 2.1 बच्चा अगर पैदा करेंगे, मतलब ये 2.1 तो कोई नहीं कर पाएंगे बट एक औसतन है कि 2.1 अगर होता है तो आपकी आबादी लगभग सेम रहेगी। इसीलिए इसको कहा जाता है RFR, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट कितना होता है, तो वो होता है 2.1। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से सोचिए 2.1 होता है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट और इनका 0.72 है, मतलब आबादी बहुत तेजी से घट रही है साउथ कोरिया की। जापान का भी यही हाल है। साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है वो है यून सुक योल। आइए देखते हैं 16वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है, मतलब डेंगू की वहां बहुत सारे मरीज हो गए हैं, तो वो कौन सा देश है, चिली, पेरू, फ्रेंच गुयाना या तो फिर अर्जेंटीना। तो ये देश है पेरू, साउथ अमेरिकन कंट्री है पेरू, वहाँ पे ये किया गया है। तो ये जो डेंगू है ये एक मच्छर जिसका नाम होता है एडिस एजिप्टी, इस मच्छर से ये बीमारी फैलती है। और ये मच्छर कब पैदा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में। अगर अभी का मौसम देखा जाए तो अभी वही है कि दोपहर में बहुत हॉट होता है, फिर शाम में थोड़ी ह्यूमिड कंडीशन हो जाती है, तो ऐसे समय पर ही डेंगू का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। पेरू की जो कैपिटल है वो है लीमा, ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की है स्पेनिश। 17वां देखते हैं, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में कौन बने हैं, इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या तो फिर कमर जावेद बाजवा।
तो ये बने, आप फोटो देख के समझ गए होंगे, ये है शहबाज शरीफ। 17वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है शहबाज शरीफ जो है, ये पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 के बीच में, और इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ये नवाज शरीफ के भाई हैं, PMLN शॉर्ट में कहा जाता है इनकी पार्टी को। 18वां देखते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, तो ये शुरू की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। 18वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ की जो फाइनेंस मिनिस्टर है आतिशी, पहले इनका नाम आतिशी मारलेना था, बट मारलेना ये हटा दी टाइटल, तो इनका भी नाम आतिशी ही है। तो ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है आतिशी, इन्होंने इस योजना को अनाउंस किया। इसमें होगा क्या, मंथली पेमेंट दिया जाएगा 1000 रुपया प्रत्येक महिला को जो कि 18 साल से ऊपर की है। बट कुछ एक्सेप्शन है, सबको नहीं दिया जाएगा, कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कि अगर वो ऑलरेडी पेंशन या तो किसी तरीके का सहायता रिसीव कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट से, तो उनको ये 1000 रुपया नहीं दिया जाएगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनको नहीं दिया जाएगा। अगर टैक्स पेइंग वीमेन है तो उनको भी ये नहीं दिया जाएगा। और एक और जो है वो ये है कि अगर उनके पास दिल्ली का वोटर ID कार्ड होगा तभी उनको ये सुविधा का लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं 19वां क्वेश्चन। हाल ही में तामस सुल्योक ये निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तामस सुल्योक, तो ये अभी हाल ही में बने हैं हंगरी के राष्ट्रपति। तो 19वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके पहले जो थे वो थे कैटलिन नोवाक, तो उनको एक चाइल्ड अब्यूज पार्डन स्कैंडल में उनको मतलब इस्तीफा देना पड़ा। तो हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है विक्टर ओबन, और हंगरी का जो कैपिटल है वो है बुडापेस्ट। आइए देखते हैं 20वां क्वेश्चन। गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला देश कौन बना है? मतलब राइट टू अबॉर्शन, अब इंडिया में आप सुने होंगे है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, बट यहाँ पे राइट टू अबॉर्शन, गर्भपात का अधिकार। ये पहली बार दुनिया के कौन सा देश ऐसा है जहां वो अपने संविधान में इस राइट टू अबॉर्शन को लागू करने जा रहा है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या तो फिर फ्रांस। तो ये देश है फ्रांस। 20वां का ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, ज्वाइंट सेशन बुलाया गया वहां पार्लियामेंट का। इंडिया में भी बुलाया गया है 2-3 बार। आपको चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो भी आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, इंडिया में अगर ज्वाइंट सेशन बुलाना हो तो ज्वाइंट सेशन के लिए कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान में? आप लोग प्लीज सब लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि ज्वाइंट सेशन के लिए कौन सी आर्टिकल है। तो ज्वाइंट सेशन प्रेसिडेंट बुलाते हैं। तो इसमें क्या है, वहाँ जैसे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पे है नेशनल असेंबली और सीनेट। तो इस बिल को पास करने के लिए वहाँ ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो है इमैनुअल मैक्रों, और फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है गैब्रियल एटल। ये वहाँ के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, गैब्रियल एटल, अभी हाल ही में बने हैं। 21वां देखते हैं। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? ये उनकी तस्वीर है। तो ये कौन है पहली महिला स्नाइपर है? तो ये है सुमन कुमारी जी। 21वां का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, BSF के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है नितिन अग्रवाल जी। अब कुछ और डायरेक्टर जनरल हम लोग देख लेते हैं और सेनाओं के। CISF इसके हैं नीना सिंह जी, ये पहली महिला बनी है CISF की डायरेक्टर जनरल। अब देखते हैं सशस्त्र सीमा बल, इसके DG कौन है? दलजीत सिंह चौधरी जी। CRPF इसके DG कौन है? अनीश दयाल सिंह। ITBP इसके DG कौन है? राहुल राज गोत्रा जी। ये सब आप लोग पॉइंट्स, ये सब पॉइंट्स जो आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं 22वां। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई है? अंडर वाटर, पानी के अंदर मेट्रो चलेगी, वो ऐसी शुरुआत कहाँ पे हुई है? बेंगलोर, पुणे, कोलकाता या तो फिर मुंबई। तो ये हुआ है कोलकाता में शुरुआत। 22वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है, फर्स्ट मेट्रो जो है कोलकाता में चली थी 1984 में। सोचिए, दिल्ली में पहली मेट्रो चली थी 2002 में, कोलकाता में चली थी 1984 में, 18 साल पहले। अभी क्या है, 2024 में कोलकाता ही ऐसा शहर बन गया जहां पे पहली अंडर वाटर मेट्रो चलेगी। और जो कोलकाता जो है ये मतलब कंट्री का जो सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो कोलकाता में ही है। कौन सा है वो? हावड़ा है। कितना डीप है? 33 मीटर बिलो द सरफेस है ये, मतलब सरफेस के भी 33 मीटर नीचे है। तो अंडर वाटर मेट्रो 520 मीटर है, ऐसा नहीं है कि पूरा अंडर वाटर ही चलेगा, 520 मीटर है, और जो कि मात्र 45 सेकंड में, मतलब आधे किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा मात्र 45 सेकंड में कवर करने वाली है। दिल्ली मेट्रो जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये स्टार्ट हुई थी 2002 में। 23वां प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस शहर में हो रही है? ये भी मेट्रो की बात है, बट यहाँ पे ड्राइवरलेस मेट्रो। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या तो फिर बेंगलुरु। तो ये शुरू होने जा रही है बेंगलुरु में। 23वां का डी करेक्ट हो जाएगा।
24वां देखते हैं, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को किस राज्य ने मंजूरी दे दी है? तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। 24वां का ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें है क्या, एनटीपीसी के साथ कोलैबोरेशन करके अनपरा, जो कि सोनभद्र जिले में एक जगह है अनपरा, वहाँ पे ये शुरू किया जा रहा है। 800 मेगावाट इसका कैपेसिटी होगा और जो टोटल कॉस्ट लगा है वो है 8,624 करोड़ रुपए। 25वां देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वीमेंस डे कब मनाया जाता है? इसी दिन क्या हुआ था, मैं पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। इसी दिन अनाउंस किया गया था कि राज्यसभा में भेजी जाएंगी सुधा मूर्ति जी, उनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था इंटरनेशनल वीमेंस डे के दिन ही। तो खैर, कब मनाया जाता है इंटरनेशनल वीमेंस डे? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। तो 25वां का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो IWD इंटरनेशनल वीमेंस डे 2024, इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, मतलब वीमेन में इन्वेस्ट करो तो प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो इस साल का जो कैंपेन का थीम है वो है इंस्पायर इंक्लूजन, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। आगे देखिए 26वां, हाल ही में केई पन्योर, ये किस भारतीय राज्य का 26वां जिला बना है? केई पन्योर, तो ये बना है अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बना है केई पन्योर। 26 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 27वां देखते हैं, हाल ही में चांदी तारकसी को GI टैग मिला है, यह किस राज्य का प्रोडक्ट है? मतलब किस राज्य से ये संबंधित है? तो ये संबंधित है उड़ीसा राज्य से। 27वां का भी ऑप्शन डी हो जाएगा। 28वां देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया AI मिशन, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, ये लॉन्च किया गया। इसका बजट कितना रखा गया है? इसका बजट रखा गया है 10,372 करोड़ रुपया। 28वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 29वां देखते हैं, हाल ही में इंदिराम्मा आवास योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? चूंकि ये इंदिरा गांधी जी के नाम पे है तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा उम्मीद तो यही है कि कोई कांग्रेसी गवर्नमेंट ही रखेंगे। तो कांग्रेस गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इंदिराम्मा आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है तेलंगाना में। 29वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चूंकि उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है नहीं, तो ऐसे ही कट जाएगा। ये तीनों यही जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट है, बट तेलंगाना में ये योजना शुरू किया गया है। तो इसमें है क्या, चीफ मिनिस्टर जो वहाँ के तेलंगाना के वो है रेवंत रेड्डी, अभी हाल में ही बने 2-3 महीने पहले। तो इन्होंने क्या बोला है कि 4.50 लाख, मतलब लगभग 4.5 लाख इंदिराम्मा आवास मतलब बनाया जाएगा इसके थ्रू, जिसमें 22,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और हर असेंबली सीट में कम से कम 3500 इंदिराम्मा घर बनाया जाएगा। आइए देखते हैं 30वां, समुद्र अभ्यास, समुद्र लक्षण, ये भारत और किस देश के बीच में किया जाता है? मतलब ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम होता है समुद्र लक्षण। तो ये भारत और किस और देश के बीच में ये किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत और मलेशिया के बीच में। 30वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आइए देखते हैं 31वां, खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार निम्न में से किस देश को दिया गया है? मतलब इस बीमारी को हटाने के लिए इस देश ने बहुत अच्छा ही कोशिश किया है, तो वो किसको मिला है? तो ये मिला है इंडिया को। 31वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 32वां देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, मतलब नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे बनाया गया? इंडिया का पहला, तो ये बनाया गया है पटना में, बिहार की राजधानी पटना। 32वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 33वां देखते हैं, फेलेटी टियो, ये भी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं, तो आपको बताना किस देश के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं? फेलेटी टियो, तो ये बने हैं टुवालू देश के नए प्रधानमंत्री। 33वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 34वां देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस लॉन्च किया गया? मतलब गवर्नमेंट ऑन्ड ये OTT प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सी स्पेस है। तो किस राज्य ने लॉन्च किया है इस OTT प्लेटफॉर्म को? तो ये किया गया है केरला राज्य के द्वारा लॉन्च। 34वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 35वां देखते हैं, अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को GI टैग मतलब अभी हाल ही में मिला है, ये किस राज्य का प्रोडक्ट है? अंबाजी सफ़ेद संगमरमर, तो ये है गुजरात का प्रोडक्ट। 35 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 36वां देखते हैं, माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग का दर्जा मिला है, ये किस राज्य का है? माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग, तो ये है असम का। 36 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 37वां देखते हैं, हाल ही में सरकार ने कितने वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को पोस्टल बैलेट उपयोग करने की अनुमति दे दी है? सरकार के द्वारा ये किया गया, अभी हाल ही में किया गया है, तो ये किया गया है
85 साल से ऊपर को, 85 ईयर्स ऑफ एज। 37 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 38 देखते हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो पहले कोई और थे, अब कोई और बन गए हैं। तो आप फोटो देख के पहचान गए होंगे, यह है जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन के मालिक हैं। तो जेफ बेजोस बन गए अभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी। अब एलन मस्क पीछे हो गए हैं। 38वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 39वां, प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं? 10th एडिशन जो हुआ था अभी हाल ही में, इसका विनर घोषित हुआ है प्रो कबड्डी लीग। तो ये कौन है? तो 39वां का जो ऑप्शन ए यहाँ पे है वो करेक्ट हो जाएगा। पुनेरी पल्टन जो है इस बार का प्रो कबड्डी लीग 10वां संस्करण ये जीत गए हैं। 40वां देखते हैं, 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार कौन जीते हैं? ये जो होता है ना यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, तो इसमें जो जीते हैं अवार्ड फर्स्ट प्राइज वो हैं यतिन भास्कर दुग्गल। 40वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 41वां देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं किशोर मकवाना जी। 41वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उनके साथ प्राइम मिनिस्टर की मोदी जी की ये तस्वीर है। 42 देखते हैं, हाल ही में असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण किया। यह स्टैचू किसे समर्पित है? स्टैचू ऑफ वेल्लोर, जनरल बिपिन रावत, वॉरियर लचित बोरफुकान, कुशल कोनवर, या तो फिर चिल्लाराई एंड बीर चिल्लाराई। तो ये है वॉरियर लचित बोरफुकान जी को ये समर्पित है। ऐसा इसलिए है, क्यों इनके नाम से बनाया गया, खैर ये पहले जान लीजिए। 125 फीट टॉल स्टैचू है ये। लचित बोरफुकान उनका नाम था जिनको ये समर्पित है, और ये असम में है। ठीक है, अब ऐसा इसलिए इनके नाम से क्योंकि इनको पता है नॉर्थ ईस्ट का शिवाजी महाराज कहा जाता है। मतलब जितने ये बड़े वॉरियर थे उतने लगभग ये भी थे, इसीलिए इनको नॉर्थ ईस्ट का शिवाजी कहा जाता है, शिवाजी महाराज कहा जाता है। इन्होंने एक डायरेक्ट बैटल में औरंगजेब को हराया था। आइए देखते 43वां, हाल ही में भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फोटो देख के आप समझ गए होंगे, यह देवेंद्र झझरिया जी, यही बने हैं पैरालंपिक कमेटी के नए प्रेसिडेंट। 43 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 44वां देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके द्वारा दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल, याद रखिएगा डबल लेन टनल, जिसका नाम है सेला टनल, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? देख लीजिए डबल लेन टनल है, तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किस राज्य में किया गया आपको ये बताना है। तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। 44 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये अल्टीट्यूड पे है, 13,000 फीट अल्टीट्यूड पे है ये। और ये बनाया किसके द्वारा गया है ये ध्यान रखिएगा, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बनाया गया है। ये सिर्फ बॉर्डर एरियाज में ही ये करते हैं। कॉस्ट है 825 करोड़, और इसमें क्या है 2 टनल है, हम लोग पहले देख चुके हैं। पहला टनल 1003 मीटर लंबा है, दूसरा 1595 मीटर है। आइए देखते हैं 45वां, डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? अभी हाल ही में किया गया, तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में। डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया। 46वां देखते हैं, डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा मंत्री ने किस योजना को लॉन्च किया? एक योजना को लॉन्च किया इन्होंने, राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री जी ने। तो ये उस योजना का नाम है अदिति योजना। 46 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अदिति का फुल फॉर्म देख लीजिए, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स। ठीक है, अब ये क्यों है, किस मतलब फायदा क्या है इसका? तो इसमें क्या है, इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा। किस क्षेत्र में? क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज है, उसमें इनोवेशन को मतलब प्रमोट किया जाएगा, मतलब बढ़ाया जाएगा। 47वां, हाल ही में रीसा नाम की एक आदिवासी पोशाक को जीआई टैग मिला है। मतलब एक तरह का यह आदिवासी पोशाक है जिसको रीसा कहा जाता है। ये किस राज्य का पोशाक है? तो यह है त्रिपुरा का। 47 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 48वां देखते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल द्वारा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है? तो मतलब चुन लिया गया है, अभी हाल ही में यह था, न्यूज में आ गया था। तो वो शहर कौन सा है? तो वो है बीजिंग, जो कि चाइना में है। 48वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 49वां, चापचर कूट त्योहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये एक त्योहार है, तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मिजोरम में। 49वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 50वां देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ? नॉर्थ ईस्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल, अभी हाल ही में ये हुआ है इसका आयोजन। तो ये किस राज्य में हुआ आपको ये बताना है। तो ये हुआ था मणिपुर में। 50वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ने
चक्षु पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल किस लिए है? यह जो चक्षु पोर्टल है ये किस लिए लॉन्च किया गया? इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए? बिल्कुल नहीं। टू टॉक फ्रीली ऑन इंटरनेशनल कॉल्स? बिल्कुल नहीं। अनलिमिटेड 5G डेटा के लिए? ये भी गलत है। तो एक्चुअली ये है कि भाई अगर आपके पास कोई सस्पेक्टेड फ्रॉडलेंट कॉल्स मतलब कोई फेक कॉल आते हैं या मैसेजेस आते हैं तो आप लोग इस चक्षु पोर्टल पे आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं, इसीलिए लॉन्च किया गया है चक्षु पोर्टल। 51वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और हमारे यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर अभी कौन है? अश्विनी वैष्णव जी, जो कि रेल मंत्री भी हैं। तो ये थे हमारे 51 क्वेश्चन। आप लोग प्लीज़, अब तो लास्ट हो गया है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। और अगर आप लोग वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़, आपका वेलकम है, जरूर सुझाव दीजिए। और अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और जो था देख लीजिए कि इसमें सस्पेक्टेड फ्रॉड कॉल्स या तो फिर आपको लॉटरी के कोई ऑफर आते हैं या कोई जॉब ऑफर दे के आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है, पैसा मतलब पैसा खींचना चाह रहा है, या तो फिर आपके जो फ़ोन नंबर लीक कर दिए जाते हैं अलग अलग बिजनेसेस के द्वारा, तो ये भी आप इस चक्षु पोर्टल पे आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये थे 51 क्वेश्चन। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों ने बेल आइकन को ऑन नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को ये मैसेज तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच।